हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ह्यूमन साइंस का सेकंड टॉपिक, मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन होता क्या है, श्वसन कहते किसे हैं। देखो, प्रकृति में कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। यह ऑक्सीजन ही होती है जो खाद्य पदार्थों का अपघटन करती है, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। तो इन खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को ही कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। यह जो श्वसन है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यदि श्वसन की साइंटिफिकली परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का गैसीय विनिमय, यानी शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का जो आदान प्रदान है, उसे ही कहते हैं श्वसन। देखो, जो शरीर की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा होती है वो इन कोशिकाओं को कहां से मिलती है? श्वसन से मिलती है। यानी श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ही निर्माण होता है ऊर्जा और CO2 का। यह जो CO2 होती है, यह वातावरण में मिल जाती है, और जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हमारे शरीर के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में। ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP का पूरा नाम क्या है? ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या ATP को ही कहते हैं एनर्जी करेंसी, या इसे ही कहते हैं ऊर्जा की मुद्रा। यह जो ATP है, ATP शब्द दिया था लिपमैन नामक वैज्ञानिक ने, और ATP की खोज की थी लोहमान नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक अणु ATP से 7.3 किलोकैलोरी प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP से एक फास्फेट अणु के अलग होने से प्राप्त होता है ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ADP से एक फास्फेट अणु के अलग होने से प्राप्त होता है AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी ATP से प्राप्त होता है ADP और ADP से प्राप्त होता है AMP। दोस्तों, श्वसन क्रिया से संबंधित एक बात और ध्यान रखना कि श्वसन की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रक्त के द्वारा होता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल करके शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है, शरीर के प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाता है, और शरीर के इन अंगों या इन ऊतकों के द्वारा जो CO2 रिलीज की जाती है, उस CO2 को रक्त क्या करता है? अपने अंदर मिला करके फेफड़ों में भेजता है। फेफड़े इस CO2 को कहां भेज देते हैं? वातावरण में भेज देते हैं। तो CO2 व O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इसी आदान प्रदान को ही कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। यह जो श्वसन होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य श्वसन, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, या इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, या इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो, श्वसन के इन दोनों प्रकारों को अपने अच्छी तरह से समझेंगे हरदेवाल टॉपिक में। तो फिलहाल इतना ध्यान रख लेना कि हमारे द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना, इससे संबंधित जो क्रियाएं होती है वो कहलाती है बाह्य श्वसन। यानी बाह्य श्वसन वातावरण और फेफड़ों के मध्य होने वाली क्रिया है, और हमारे शरीर के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करना तथा CO2 और ATP के उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो कहलाती है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। यह जो कोशिकीय श्वसन होता है, यह रक्त और कोशिकाओं के बीच में होने वाली क्रिया है। यह जो कोशिकीय श्वसन होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, या इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनॉक्सी श्वसन, या इसे कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यह जो कोशिकीय श्वसन होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब बात करते हैं श्वसन गुणांक के बारे में, यानी श्वसन भागफल के बारे में। इसे ही कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, और संक्षिप्त में इसे लिखते हैं RQ से। देखो, श्वसन की क्रिया में जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही कहते हैं श्वसन गुणांक। यानी शरीर के द्वारा ली गई ऑक्सीजन और निष्कासित की गई कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वो ही कहलाता है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक बराबर होता है, यानी RQ बराबर होता है निष्कासित CO2 का आयतन
बटा अवशोषित O2 का आयतन। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का RQ होता है 1। कैसे? देखो, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है C6H12O6 प्लस 6O2 बनता क्या है 6CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी रिलीज होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट का RQ निकालना है तो हम सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या है? निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। तो इस अभिक्रिया में निष्कासित CO2 कितनी है? 6 है। अवशोषित O2 कितनी है? 6 है। तो 6 बटा 6 बराबर 1। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का RQ होता है 1। इसी प्रकार जो वसा होती है, वसा का RQ होता है 0.7, प्रोटीन का RQ होता है 0.8 और विशेष रूप से ध्यान रखना किण्वन का, यानी फर्मेंटेशन का, कि जो किण्वन होता है, किण्वन का RQ होता है अनंत। क्यों? क्योंकि किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हां, किण्वन की क्रिया में CO2 निकलती है। अब जो किण्वन है, किण्वन का RQ अनंत कैसे होता है? जैसे मान लो अपने पास एल्कोहलिक किण्वन की अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है? C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज शर्करा है, ग्लूकोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा करवाने पर, यानी ग्लूकोज शर्करा का अपघटन ईस्ट द्वारा करवाने पर बनता है अल्कोहल, यानी 2C2H5OH। और क्या बनता है? 2CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और क्या बनता है? ऊर्जा रिलीज होती है ATP के रूप में। तो यदि किण्वन का RQ निकालना है तो हम सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या है? निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। तो इस अभिक्रिया में निष्कासित CO2 कितनी है? 2 है। अवशोषित O2 कितनी है? 0 है। तो 2 बटा 0 बराबर अनंत। तो किण्वन का RQ कितना होता है? अनंत होता है। और श्वसन गुणांक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि श्वसन गुणांक का जो मापन है वो किस यंत्र द्वारा किया जाता है? उसका नाम क्या है? गैनोंग श्वसन मापी, यानी गैनोंग रेस्पायरोमीटर। अब बात करते हैं श्वसन दर के बारे में, यानी रेस्पायरेशन रेट के बारे में। यदि अपने जन्म से लेकर के वृद्ध व्यक्ति के श्वसन दर की बात करें तो जन्म से लेकर 6 सप्ताह की आयु में श्वसन दर होती है 30 से 40 ब्रेथ प्रति मिनट। 3 वर्ष की आयु में श्वसन दर होती है 20 से 30 ब्रेथ प्रति मिनट। 10 वर्ष की आयु में श्वसन दर होती है 17 से 23 ब्रेथ प्रति मिनट। वयस्क मनुष्य में, यानी 18 से 25 वर्ष के मनुष्य में श्वसन दर होती है 12 से 18 ब्रेथ प्रति मिनट। दोस्तों, वयस्क मनुष्य का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि वयस्क मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 18 ब्रेथ प्रति मिनट। और यदि बात करें वृद्ध व्यक्ति की, तो वृद्ध व्यक्ति यानी 65 से 80 वर्ष के मनुष्य में श्वसन दर होती है 10 से 20 ब्रेथ प्रति मिनट। इसके अलावा श्वसन दर से रिलेटेड ही ध्यान रखना कि श्वसन दर का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है उसका नाम है स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। देखो, मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया के 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है निश्वसन, या इसे कहते हैं प्रच्छवसन, या इसे कहते हैं इनहेलेशन। दूसरा चरण होता है उच्छ्वसन, या इसे कहते हैं एक्सेलेशन। देखो, बाहरी वायु यानी बाहरी ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना कहलाता है निश्वसन, यानी बाहरी वायु का फेफड़ों तक पहुंचना कहलाता है निश्वसन। ध्यान रख लेना कि जब निश्वसन की क्रिया होती है तो जो डायाफ्राम होता है वो फैलता है, यानी निश्वसन की क्रिया के समय डायाफ्राम में शिथिलन होता है। और हमारे फेफड़ों से वायु का बाहर निकलना कहलाता है उच्छ्वसन। यह जो उच्छ्वसन की क्रिया होती है, उच्छ्वसन की क्रिया के समय डायाफ्राम सिकुड़ता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लेना कि निश्वसन की क्रिया के समय डायाफ्राम फैलता है और उच्छ्वसन की क्रिया के समय डायाफ्राम सिकुड़ता है। तो ये तो हो गई श्वसन से रिलेटेड सामान्य जानकारी। अब पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र के भाग। तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा भाग है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा भाग है श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं उनमें पहला अंग है नाक, या इसे कहते हैं नासिका, या इसे कहते हैं नासाद्वार। दूसरा अंग है मुख, तीसरा अंग है ग्रसनी, या इसे कहते हैं फेरिक्स। चौथा अंग है स्वरयंत्र, या इसे कहते हैं लैरिक्स, या इसे कहते हैं कंठ।
निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं उनमें पहला अंग है श्वास नली या इसे कहते हैं ट्रेकिया। दूसरा अंग है श्वसनी या इसे कहते हैं ब्रोंकाई। तीसरा अंग है श्वसनिका या इसे कहते हैं ब्रोंकियोल। चौथा अंग है फेफड़े या इसे कहते हैं फुफ्फुस या इसे कहते हैं लंग्स। और पांचवा अंग है डायाफ्राम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में। तो ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला अंग है नाक या इसे कहते हैं नासिका या इसे कहते हैं नासाद्वार। दोस्तों ध्यान रखना, मानव शरीर का पहला श्वसन अंग होता है नासिका। यह जो नासिका अंग होता है इस अंग में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है नासा छिद्र, दूसरा भाग होता है नासा गुहा और तीसरा भाग होता है नासाग्रसनी। ये जो नासा छिद्र होते हैं ये संख्या में 2 होते हैं। शरीर में वायु का जो प्रवेश होता है वो इन्हीं नासा छिद्रों के द्वारा होता है। नासिका का दूसरा भाग कौन सा है? नासा गुहा। ये जो एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं ये आगे जाकर के जिस गुहा में खुलते हैं उसे कहते हैं नासा गुहा। ये जो नासा गुहा होती है इसमें होते हैं बाल, जो बाहर से आने वाली वायु होती है उस वायु को शुद्ध करके ही आगे भेजते हैं बाल। इसके अलावा नासा गुहा में पाई जाती है श्लेष्मा ग्रंथियां, जो क्या करती हैं? श्लेष्म का स्त्राव करती हैं। देखो दोस्तों, जब अपने सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है उस वायु में होते हैं धूल के कण और सूक्ष्म जीव, जो नासा गुहा में जाकर के श्लेष्म से चिपक जाते हैं, जिससे ये जो धूल के कण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सांस के द्वारा फेफड़ों में जो वायु पहुंचती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। इसके अलावा नासा गुहा क्या करती है? बाहरी वायु को शरीर के टेम्परेचर के बराबर करके ही आगे भेजती है, जिससे कि फेफड़ों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और नासिका का तीसरा भाग कौन सा है? नासाग्रसनी या नासोफेरिक्स। देखो दोस्तों, बाहरी वायु सबसे पहले पहुंचती है नासा छिद्रों में, नासा छिद्रों से पहुंचती है नासा गुहा में और नासा गुहा से वायु पहुंचती है नासाग्रसनी में। ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है मुख। देखो दोस्तों, मानव शरीर का पहला श्वसन अंग तो होता है नासिका और दूसरा श्वसन अंग होता है मुख। श्वास लेने में जो मुख्य भूमिका होती है वो नासिका की होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मुख भी श्वास लेने का कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखना, मुख के द्वारा जो ली गई सांस होती है वो नाक से ली गई सांस की अपेक्षा अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि मुंह में क्या होता है? बाल या रोम नहीं पाए जाते। ऊपरी श्वसन तंत्र का तीसरा अंग है ग्रसनी या इसे कहते हैं फेरिक्स। देखो दोस्तों, ग्रसनी के बारे में मानव पाचन तंत्र टॉपिक में पढ़ा था कि जो ग्रसनी होती है वो पाचन की क्रिया में भी सहायक होती है और श्वसन की क्रिया में भी सहायक होती है। वैसे हमने ग्रसनी के भागों के बारे में पढ़ लिया था कि जो ग्रसनी होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है नासाग्रसनी, दूसरा भाग होता है मुखग्रसनी और तीसरा भाग होता है कंठग्रसनी। तो यहां अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सांस लेने पर नाक से जो वायु प्रवेश करती है वो नाक से पहुंचती है नासा गुहा में और नासा गुहा से वायु पहुंचती है नासाग्रसनी में। नासाग्रसनी से वायु पहुंचती है मुखग्रसनी में और मुखग्रसनी से वायु पहुंचती है कंठग्रसनी में और अंतिम ध्यान रखना, कंठग्रसनी से वायु पहुंचती है लैरिंक्स में। तो यह जो श्वसन मार्ग है इसका ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन मार्ग का पहला अंग कौन सा है? नासिका, उसके बाद नासा गुहा, नासा गुहा के बाद नासाग्रसनी, नासाग्रसनी के बाद मुखग्रसनी, मुखग्रसनी के बाद कंठग्रसनी और कंठग्रसनी के बाद लैरिंक्स। तो अब पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र का चौथा अंग लैरिंक्स या इसे कहते हैं स्वरयंत्र या इसे कहते हैं कंठ। यह जो लैरिंक्स होता है यह क्या करता है? कंठग्रसनी और श्वास नली दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा लैरिंक्स का कार्य होता है ध्वनि उत्पन्न करना। यह जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं स्वर रज्जु। देखो, जब लैरिंक्स में हवा का बहाव होता है तो स्वर रज्जु में कंपन पैदा होता है। इसी कंपन के कारण लैरिंक्स से अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं जिसकी सहायता से अपने बोल पाते हैं। तो बोलने के लिए सहायक अंग कौन सा है? लैरिंक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो श्वसन तंत्र के अंग बच गए हैं उनको समझेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।